नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर तरीके से हर एक चीज़ रिवीजन कर रहे होंगे। सिलेबस भी डेली तौर पे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें करना कंपल्सरी है और न्यूज़पेपर भी आपको डेली लेकर चलना ही चलना है। 2 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम छोड़ नहीं सकते, आपको पहले ही क्लास में बताया जा चुका है, तो उस पर आप बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। आगे हम लोग चलते हैं कि हमने कहाँ तक अपना लेक्चर कंप्लीट किया था, वो एक बार हम लोग ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या-क्या कंप्लीट किया था। ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग से अगर जो हम टॉपिक हम लोग जोड़े तो देखते हैं कि हम लोग औद्योगिक क्रांति देखते हैं ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति के साथ-साथ ही भारत में वाणिज्यीकरण देखते हैं। देन उसके बाद से यहाँ के उद्योगों का पतन देखते हैं। उसके बाद हमने बात करी कि ब्रिटेन में पूँजी का प्रवाह तेज़ गति से हुआ, जिससे उद्योगपतियों को निवेश करने की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने निवेश किया भारत में। ठीक है, ये चीज़ हमने कंप्लीट देख लिया था। उसके बाद से धीरे-धीरे फिर यहाँ के उद्योग कैसे विकसित हुए, ठीक है? और वो भी कैसे उद्योग थे, किस तरह के उद्योग थे, उनका प्रकार अलग था, जो कि पहले के उद्योग थे उनसे, ठीक है? तो उनमें इन लोगों का कैसा निवेश रहा, इन्होंने निवेश क्यों किया, ठीक है? और निवेश जो किया उसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक? उसके बाद से हमने देखा कि रेलवे का विकास कैसे-कैसे यहाँ पे हुआ और रेलवे के विकास से यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। ये सारा सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था, इसका हमने नोट्स भी क्लियर कर लिया था। आप लोग को ध्यान होना चाहिए ये चीज़ और आप लोग पिछला जितना भी चीज़ है रिवीजन करते चलेंगे, हर एक चीज़ आपको याद होना चाहिए। वैसे कोशिश की जाएगी कि एक रिवीजन क्लास जो हो वो ले ली जाए, लेकिन आपको तो पता है हकीकत कि इतना लेंथी सिलेबस है, हर एक सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्लास लेना है और वो भी हर एक सब्जेक्ट का। तो वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है? व्यवस्थित ढंग से हर एक चीज़ ना होने की वजह से काफ़ी डिले हो जाता है वीडियो, एक ही लेक्चर मिल पाता है, ठीक है? जबकि एक से अधिक होना चाहिए। ठीक है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो जल्दी से आप लोग एंगेज हो जाइए। उसके बाद से आप लोग को प्रॉपर तो बताया ही गया था कि व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, उस पर आप लोग ईजिली अपना आंसर राइटिंग भेज सकते हो। जिसके पास पहले से अनुभव होगा वो लोग भी उसमें अपना क्रॉस चेक करेंगे, बाकी तो चेक किया ही जाएगा और आपको समझाने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। और जिसको भी किसी भी तरीके की समस्या आएगी वो कमेंट के थ्रू बता सकता है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। बशर्ते मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिसको पढ़ना है वही ये लेक्चर देखे, अन्यथा हर एक के लिए ये चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें संघर्ष ज़्यादा है, प्रोसेस लंबा है, लंबे टाइम तक आपको टिक के रहना पड़ेगा, इधर-उधर डाइवर्ट नहीं होने की आवश्यकता होगी। अगर जो आप डाइवर्ट होंगे तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी बात है, जो कि आपको बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए और होंगी भी, ठीक है? तो जिनका भी ऐसा हो कि हम इस पार हैं कि उस पार हैं, क्लियर नहीं है, तो वो लोग इसमें ना ही इन्वॉल्व हो। जिसको हाँ पढ़ाई करनी है वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई कर सकता है, जो भी उसको ज़रूरत होगी वो प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन वो ऑनेस्ट तरीके से अपनी तैयारी पूरी करेगा और पेपर क्लियर करेगा। ठीक है, हो गई ये सारी बातें। अब हम लोग आगे चलते हैं कि आगे हमें क्या देखना है, क्या पढ़ना है। आगे हमें देखना है कि इन लोगों ने जब यहाँ से आर्थिक विस्तार अपना करना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो इन लोगों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। साम्राज्य विस्तार करने के बाद इन लोगों ने आर्थिक शोषण पे यानी कि आर्थिक विस्तार पे ध्यान दिया। तो आर्थिक विस्तार में इन्होंने क्या-क्या किया? सबसे पहले कृषि का वाणिज्यीकरण किया, ठीक है? जिससे इनको काफ़ी हद तक मुनाफ़ा होने वाला था। देन कृषि के वाणिज्यीकरण के साथ-साथ इन लोगों ने शुरुआत किया रेलवे की भूमिका। उसके बाद से इन्होंने वहाँ से जो उद्योगपति थे उन्होंने निवेश करना प्रारंभ किया भारत में। किन-किन चीज़ों में निवेश किया? जो उद्योग ब्रिटेन में काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो नहीं किए थे, वैसे उद्योग में इन लोगों ने निवेश किया और उसकी ज़रूरत ब्रिटेन में थी, ब्रिटेन के लोगों को थी, जिससे यहाँ के उत्पाद को वो ब्रिटेन में ले जाके क्या कर सके? मार्केटिंग कर सके। तो इन लोगों बैंक में भी निवेश इन लोगों ने किया, ठीक है? और आपको तो पता है खादानों में निवेश किया था, जूट में निवेश किया था, ठीक? और रेलवे में भी निवेश किया था। तो इन सब में जब ये लोग उद्योगपति ब्रिटेन के निवेश कर रहे हैं, तो हिस्सेदारी लाभ का तो लेंगे ही, उसी वजह से निवेश कर रहे हैं। ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी बेहतर तरीके से। कोई भी किसी चीज़ में निवेश अगर जो करता है अपनी पूँजी को, तो इसी बिहाफ़ पे निवेश करता है कि उस पूँजी के थ्रू हम और एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर पाएँगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देख ली थी, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। रेलवे के बारे में भी हम लोगों ने बात कर लिया था कि रेलवे का विकास क्यों हुआ और रेलवे के विकास से यहाँ की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान देंगे, ब्रिटेन का सिर्फ एक ही उपनिवेश नहीं था, बहुत सारे उपनिवेश थे, ठीक है? जिसमें अफ्रीका भी शामिल था। तो बहुत सारे उपनिवेश थे, तो वहाँ हर जगह ब्रिटेन ने अपना बाज़ार बना लिया था मार्केटिंग करने के लिए। तो मार्केटिंग के थ्रू ही इन्होंने बहुत सारी पूँजी इकट्ठा की, बहुत सारा पैसा इन्होंने अर्न किया, कमाया धन।
ठीक है, जिसका इन्होंने निवेश करना स्टार्ट किया। तो अभी हम लोग भारत के बारे में जान रहे हैं, इसलिए हम लोग भारत की बात कर रहे हैं। मैंने आपसे बताया था जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो आपको उसके बारे में पता ही जाएगा। और ये कोई ऐसा क्लास नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री का कि आपने एक ही बार पढ़ लिया तो एक ही बार कंप्लीट हो गया। जब एक बार आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री का काफ़ी एग्जाम्पल आता रहता है, ठीक बात है। तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री भी शुरू होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या बताने का प्रयास किया जा रहा था। तो आप वहाँ पे लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक ही साथ एक ही बारी में तो हो नहीं सकती, बारी बारी से करने का प्रयास हम लोग करेंगे। यही है कि निरंतर रहना ही आवश्यक है और वो होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे इन्होंने जो आर्थिक पूंजी जो भी कमाया भारत से, वो कौन कौन से माध्यम से कमाया। एक था इन लोग का प्रत्यक्ष माध्यम से इन लोगों ने यहाँ से बहुत सारी पूंजी इकट्ठा की, और एक था अप्रत्यक्ष तरीके से पूंजी इकट्ठा की। तो प्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है और अप्रत्यक्ष तरीके से क्या होता है, एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी काम होता है ना, जैसे होता है कि अगर जो आपको कोई काम किसी का करवाना हो तो आप स्वयं वहाँ पे जाके किसी काम को करवा रहे हो, तो वो प्रत्यक्ष तरीका हो गया। और आपने किसी के थ्रू कह के वो काम करवाया, आप ही नहीं करवाया लेकिन किसी और के थ्रू करवाया, तो वो अप्रत्यक्ष हो गया। आपको जाहिर सी बात समझ में आ रही होगी, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज से भी समझ में आ जा रहा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक बात है। तो इन लोगों ने प्रत्यक्ष जो आर्थिक शोषण किया, जो अर्न किया पैसा, वो कैसे किया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिशर्स अधिकारी होते थे, तो यहाँ पे उनको वेतन मिलता था, ठीक है। उनके कर्मचारी होते थे, उनको भी वेतन मिलता था। जो अधिकारी और कर्मचारी होते थे उनको काफ़ी तौर पे उपहार वगैरह भी मिल जाते थे। तो वो भी कहाँ पे मिल रहे हैं, भारत में ही तो मिल रहे हैं। भारत के ज़मींदार हो गए, सामंत हो गए, महाजन हो गए, यही सारे लोग तो दे रहे थे उन लोगों को, ताकि वो हमारे फेवर में रहें, अधिकारी हमारे फेवर में रहें। जहाँ हमें कहीं लाभ की ज़रूरत पड़े वहाँ पर ये हम लोग का सपोर्ट करें। अपने फ़ायदे की वजह से ये लोग उपहार वगैरह देते थे। तो जो ब्रिटेन के अधिकारी लोग थे, क्या हमेशा के लिए भारत में रहने आए थे? नहीं, वो अपने देश, अपने राष्ट्र वापस लौटते तो ये सारा धन लेके ही लौटते थे। तो धन कहाँ का, पूंजी कहाँ की, भारत की, और वो ले कहाँ गए, ब्रिटेन में। ये प्रत्यक्ष हो गया। आपको बात समझ में आ रही होगी। उन लोगों ने जो भारत में, जैसे कि अगर जो ब्रिटिशर्स ने भारत में कोई काम किया, जैसे कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ही वहाँ से पैसा ले लिया, ब्रिटेन से ले लिया, तो ऐसे तो कोई अपना पैसा देगा नहीं। ब्रिटेन में भी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट होती थी, वहाँ के उद्योगपति होते थे, अगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे प्रोवाइड कराते थे, देते थे, तो उसके बदले में उन्हें कुछ ब्याज भी तो चाहिए होता था। तो ये लोग यहाँ पे भारत में साम्राज्य विस्तार करने के लिए जो भी संसाधन इस्तेमाल करते थे, उसके लिए जो भी पूंजी ब्रिटेन से मंगाते थे, उस पर इन लोग को ब्याज भी देना पड़ता था। तो ब्याज कहाँ से देते थे, साम्राज्य विस्तार करने के बाद भारत से ही उस ब्याज की अदायगी करते थे। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और प्रशासन के नाम पर भी ब्रिटेन में ये लोग व्यय करते थे। जैसे कि प्रशासन के नाम पे क्या हो गया, वहाँ से ही तो बहुत सारे कर्मचारी आते थे, बहुत सारे सैनिक। इनके पर्सनल सैनिक सारे नहीं थे, कई सारे सैनिक ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी लेते थे, तो उनका भी वेतन उनको देना पड़ता था, देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। और ये लोग यहाँ पे जैसे कि हथियार और सैनिक भी कहाँ से खरीदते थे, ब्रिटेन से खरीदते थे, क्योंकि नो डाउट कि वहाँ का जो भी हथियार और सैनिक का साजो सामान था वो बेहतर था। बेहतर क्यों था, क्योंकि उसमें आधुनिक गुण शामिल थे, यानी कि आधुनिकता को देखते हुए उसको डेवलप किया गया था, बनाया गया था। तो ये लोग जो भी हथियार इस्तेमाल करते थे, सैनिक साजो सामान, जैसे सैनिक जो भी इस्तेमाल करता था, उस चीज़ का जो सामान होता था वो ब्रिटेन से ही मंगाते थे। तो जब ब्रिटेन से मंगाते थे तो पैसा ब्रिटेन से थोड़ी ना देते थे, पैसा कहाँ से देते थे, इंडिया से देते थे। तो ये सारा चीज़ हो गया प्रत्यक्ष तरीके से, जो यहाँ का धन ये ब्रिटेन में पहुँचा रहे थे। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट अगर जो हम लोग देखें, तो इनडायरेक्ट का जैसे कि भारत को बाजार के रूप में ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी बिना टैक्स लगाए अपने उत्पाद पर। तो ये इनडायरेक्ट से फ़ायदा कमा रहे थे कि नहीं। अगर जो टैक्स लगाते तो वो आमदनी किसकी होती, भारत की होती, जाहिर सी बात है। टैक्स फ्री कर दिए तो इन लोगों को आमदनी होने लगी, यानी कि भारत को बाजार के रूप में ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी क्या हो रहा था, इन्हीं लोग का फ़ायदा था। यही लोग पूंजी उससे कमा पा रहे थे, इकट्ठा कर पा रहे थे। और भारत से बड़े पैमाने पे, आपको तो पता ही है, कच्चे माल यहाँ से जाते ही थे। तो जब यहाँ से कच्चे माल जाते थे तो उससे भी इनको प्रॉफिट होता था। तो ये था इनडायरेक्टली, ठीक है। और ये लोग क्या करते थे, बैंक में निवेश कर दिए, खाद्यान्न में निवेश कर दिए, तो इन सब में जो निवेश करते थे इसका भी तो इन्हें हिस्सा मिलता था, प्रॉफिट मिलता था। तो ये भी हो जाता था इनडायरेक्ट, ठीक है। अब बात आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो थी, जब बेहतर से बेहतर होने लगी, यानी कि ये काफ़ी आर्थिक स्थिति से मजबूत होने लगी, साम्राज्य का इसने विस्तार कर लिया था, तो ब्रिटेन के उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं डर सताने लगा। ये डर सताने लगा कि कहीं कंपनी वहाँ से इतनी शक्तिशाली होकर यहाँ पे आके ये ना बोले कि हम भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस चीज़ का डर कहीं ना कहीं ब्रिटिश उद्योगपतियों को बना था। तो इसी वजह से
उन्होंने इस कंपनी के एकाधिकार को तोड़ने के लिए काफ़ी कोशिश, काफ़ी प्रयास किया। काफ़ी प्रयास करने के बाद आखिरकार जो कंपनी थी उसका एकाधिकार समाप्त हुआ, यानी कि और भी व्यापारियों को यहाँ से व्यापार करने की छूट मिली। लेकिन फिर भी चीन और चाय पर भी क्या था, एकाधिकार कंपनी का बना था। और भारत में इसने इतना साम्राज्य विस्तार कर लिया था कि भारत में जो भी अधिकारी ये नियुक्त करते उसका अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। यानी कि मोटी मोटा अधिकार तो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही, लेकिन व्यापार और भी लोगों को करने की छूट यहाँ पे मिल गई, शोषण करने की छूट और भी लोगों को मिल गई बेहतर तरीके से। तो चलिए अब हम लोग आगे नोट करते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष माध्यम, ठीक है, प्रत्यक्ष माध्यम। धन का दोहन हमने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब धन के दोहन में हम लोग लिखेंगे प्रत्यक्ष माध्यम, यानी कि धन के दोहन का प्रत्यक्ष माध्यम क्या था और अप्रत्यक्ष माध्यम क्या था, ये हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष माध्यम। उसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे अधिकारियों कॉमा कर्मचारियों को वेतन व पेंशन के रूप में, कर्मचारियों को वेतन व पेंशन के रूप में। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, आप लोग दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कंपनी के शेयर होल्डरों को लाभांश, कंपनी के शेयर होल्डरों को लाभांश। मैंने आपसे बताया था कि प्रोपराइटर होते थे, प्रोपराइटर के नीचे डायरेक्टर होते थे, फिर डायरेक्टर के नीचे गवर्नर वगैरह जो अधिकारी आते थे वो लोग होते थे। आप लोग ध्यान देंगे पिछले ही लेक्चर में, यानी कि बहुत पहले ही आप लोगों को बताया जा चुका है। तो जो प्रोपराइटर होते थे वो मालिक होते थे कंपनी के, ठीक है। प्रोपराइटर सेलेक्ट करते थे डायरेक्टर का, और फिर डायरेक्टर लोग सेलेक्ट किसका करते थे, गवर्नर और अदर अधिकारियों का। बात आपको समझ में आ रही होगी। तो जो प्रोपराइटर थे, तो कोई एक प्रोपराइटर ही अपने कंपनी को नहीं डेवलप कर सकता था, तो बहुत सारे प्रोपराइटर मिल के एक कंपनी बनाते थे। तो जो भी प्रोपराइटर ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाए थे, तो वो लोग क्या करते थे, लाभांश तो लेंगे ही, ठीक है। आगे आप लोग तीसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत में साम्राज्य विस्तार इत्यादि के लिए कर्जों तथा ब्याज की अदायगी। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, विकास के नाम पर लिए गए ऋणों तथा ब्याज की अदायगी, विकास के नाम पर लिए गए ऋणों तथा ब्याज की अदायगी। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारतीय प्रशासन के नाम पर ब्रिटेन में किया जाने वाला व्यय, भारतीय प्रशासन के नाम पर ब्रिटेन में किया जाने वाला व्यय। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत में सरकार की ज़रूरतों के लिए ब्रिटेन से की जाने वाली खरीद, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखिएगा, हथियार सैनिकों का साजो सामान। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष माध्यम। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत का बाजार के रूप में उपयोग। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारत से बड़े पैमाने पर कच्चे मालों का निर्यात, भारत से बड़े पैमाने पर कच्चे मालों का निर्यात। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारतीय संसाधनों का निर्यात व दुरुपयोग, जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे, अफीम चाय कोयला। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, जैसे उद्योग, बैंक इत्यादि। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश काल में, यानी कि जब ब्रिटिशर्स थे, तो यहाँ पे अकाल की स्थिति आई थी। तो वैसे तो हम लोग अकाल नाम से ये जानते हैं कि जो चीज़ें प्राकृतिक कारणों से, जैसे बाढ़ आ गया, सूखा हो गया, इन सब कारणों से क्या होता है, अनाज की पैदावार क्या होता है, ना के बराबर होता है, और उससे क्या होता है, अकाल आ जाता है, भूखमरी हो जाती है, यानी कि खाद्यान्न की कमी हो जाती है, ठीक है, और लोग भूखे मरते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो उस अर्थ में हम लोग अकाल को समझते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, परिस्थितियाँ एकदम विपरीत थी। विपरीत कैसे थी, ब्रिटिशर्स की ऐसी नीतियाँ थी शोषण की, जिससे यहाँ पे खाद्यान्न की काफ़ी मात्रा में कमी हो गई,
आप लोग बात समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे अनाज जो भी होता था, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्रिटेन पहुँचाया जाता था। दूसरी चीज़ ये थी कि यहाँ पे जो भी अनाज होता था, अधिकतर जो किसान होते थे, उनको क्या देना पड़ता था? लगान देना पड़ता था, टैक्सेस देने पड़ते थे और उनके खेत में अनाज हुआ हो या ना हुआ हो, टैक्सेस उनको देना ही है, भले ही वो अपना खेत बटाई पर ही क्यों ना दे दें, लेकिन उनको टैक्स या कर देना पड़ता था। और तीसरी चीज़, कृषि वाणिज्यीकरण के कारण जो कृषि का उत्पादन था वो बाजार को देखकर होने लगा, यानी कि गेहूं, चावल, खाद्यान्न योग अनाज जो थे उसमें भारी मात्रा में कमी हुई। और अगली चीज़ ये थी कि जो शहरों में उद्योगों में काम करने वाले मजदूर थे, यानी कि कारीगर जो लोग रहते थे, उन लोगों को काम उनका छिन जाने के कारण गांव की ओर रुख उन्होंने किया था, मैंने आपको बताया था। उसकी वजह से कृषि पर जनसंख्या का बोझ बढ़ गया था। आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी नीतियाँ ऐसी थी कि एक ही साथ इन लोगों ने अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया और यहाँ पे लोग खाने हेतु क्या करने लगे? बहुत ही ज़्यादा भूखमरी आ गई और अकाल की स्थिति सीधे और सीधे तौर पर दिखाई देने लगी। लेकिन अकाल होने के बावजूद इन लोगों ने कभी ही कभी, मतलब यदा कदा ही इन लोगों ने कुछ पहुंचाने की कोशिश की। अकाल के टाइम में भी अनाज का निर्यात यहाँ से जारी रहा, यानी कि तब भी इन्होंने अनाज का निर्यात जारी रखना बंद नहीं किया। ऐसी स्थिति उस टाइम आ चुकी। आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। तो ब्रिटिश काल में जो अकाल था वो प्राकृतिक दौर से नहीं आया था, इनकी नीतियों के कारण आया था। और नीतियाँ क्या क्या थी आपको बेहतर तरीके से बता दिया गया है, ठीक है। अब आप लोग आगे नोट कीजिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे ब्रिटिश काल में अकाल। ब्रिटिश काल में फिर से पहला पॉइंट एक बार ध्यान देंगे। सामान्यतः अकाल से आशय अभाव से लिया जाता है। सामान्यतः अकाल से आशय अभाव से लिया जाता है। प्राकृतिक कारणों से जैसे कि बाढ़, सूखा इत्यादि के कारण अकाल की जानकारी प्राचीन काल से मिलती है। इत्यादि के कारण अकाल की जानकारी प्राचीन काल से मिलती है। इसी में आप लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में सरकारी नीतियों के कारण एक बड़ी आबादी अभाव का जीवन जीने को मजबूर थी। लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में सरकारी नीतियों के कारण एक बड़ी आबादी अभाव का जीवन जीने को मजबूर थी। ठीक बात है। अब आप लोग आगे हेडिंग डालेंगे अकाल के लिए जिम्मेदार सरकारी नीतियाँ। अकाल के लिए जिम्मेदार सरकारी नीतियाँ। इसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे अत्यधिक भू राजस्व की दरें जैसे व्यवहार में कुल उत्पादन का 50% से अधिक सरकार या जमींदार ले लेते थे। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग भू राजस्व वसूली की कठोर शर्तों ने भी जीवन को मुश्किल में डाला। जैसे प्राकृतिक आपदा के दौरान भी भू राजस्व की वसूली। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कृषि वाणिज्यीकरण तथा भू राजस्व के दबाव के कारण अखाद्य फसलों की कृषि ने भी समस्याएं पैदा की। अखाद्य मतलब जो खाने योग्य चीज़ें नहीं थी, यानी कि इन लोगों ने जो अपने बाजार हेतु कच्चे माल का उत्पादन यहाँ पे करवाया, तो यहाँ पे अनाजों का पैदावार वैसे ही कम था क्योंकि कृषि में निवेश नहीं था, और कपास वगैरह की पैदावार के कारण यहाँ पे और भी अनाजों की कमी हो गई। ठीक है। अब आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट कृषि में निवेश का अभाव, भूमि पर जनसंख्या का दबाव इत्यादि कारणों से उत्पादकता में गिरावट। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे उद्योगों के पतन के कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ी तथा कृषि पर जनसंख्या का बोझ भी। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे रेलवे के संचालन के पश्चात अकाल के दिनों में भी खाद्यान्नों का निर्यात जारी रहा। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से हर एक चीज़ समझ में आई होंगी। जो भी डाउट हो, जिसको भी डाउट हो, वो बेहतर तरीके से बेहिचक क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है, अपना डाउट क्लियर कर सकता है, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम पे आपको आंसर ना मिले, लेकिन जब भी आपका प्रश्न देखा जाएगा
आपको आंसर देने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहेंगे। और एक चीज़ का रिक्वेस्ट है आप लोगों से सबसे कि आप लोग बेहतर ढंग से ही तैयारी करेंगे जिसको भी करना होगा, और ये सपोर्ट आप लोग मेरे लिए ज़रूर करेंगे कि आप लोग अच्छे से तैयारी करके उस लेवल पर जाएं, और उस लेवल पे जाके सिस्टम को इस कदर आप लोग मैनेजमेंट करो उसका, ताकि जो सही चीज़ हो वो सबके लिए सही हो, जो गलत चीज़ हो वो सबके लिए गलत हो, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। ठीक है, सबके लिए हर एक चीज़ सच में, हकीकत में इक्वल हो। बस कहने के लिए, लिखने के लिए, बातों में ही बस इक्वल नहीं होनी चाहिए। और आपको बेहतर ढंग से पता है कि जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं, मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उनको अच्छा खासा इंस्टीट्यूट पढ़ाने का मौका देता है, और सैलरी भी बहुत अच्छी खासी मिलती है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर जो आपको सहायता मिल रही है, आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे वर्क को छोड़ के ही ये काम किया जा रहा है, और मेरे पास बैकअप प्लान भी है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं आप लोग की हेल्प। तो आप लोग ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान देंगे कि फालतू भीड़ इकट्ठे करने की आवश्यकता नहीं है। जो रियल में पढ़ना चाहते हैं, जेन्युइन पढ़ना चाहते हैं, सच में वो तैयारी करके आगे उस लेवल पर जाना चाहते हैं, देखो रिजल्ट किसी का हुआ नहीं हुआ वो तो ठीक है, लेकिन हमने कितना प्रयास किया, अपने आप से हम कितने संतुष्ट हैं, वो मैटर करता है, वो डिपेंड करता है। और वो चीज़ें होनी चाहिए, ईमानदारी खुद से होनी चाहिए, ऑनेस्टी खुद से होनी चाहिए, किसी और से नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे बारे में सोचे कि हम कितना पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम कितना पढ़ते हैं, कितना काम कर रहे हैं। एक बार आप टिक के काम कर लो, होली, दशहरा, दीपावली तो हमेशा आते रहेंगे। आप हर एक मौसम को एक बराबर इक्वल तरीके से लाओ, ट्रीट करो उस हिसाब से अपने आप को, अपना माहौल उस हिसाब से बनाओ, अपनी बॉडी को उस हिसाब से आप ढालो, ताकि हर एक मौसम में वो सर्वाइव उसी ढंग से कर पाए जिस ढंग से आप बेहतर मौसम में सर्वाइव कर पाते हो। इन सब चीज़ों का आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। और डाइट आप लोग का अच्छा होना चाहिए, यानी कि खाने पीने में आप लोग विशेष तौर पे ध्यान देंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी आप लोग बीमार ना हो। देखिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ठीक है, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोग खाने पीने की वजह से या किसी और चीज़ों की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। तो उन चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। ऐसा डाइट लेंगे जो लंबे टाइम तक आपको भूखा ना महसूस होने दे, और आप टिक के अपना काम कर पाओ। इन सब चीज़ों पे आप लोग बेहतर तरीके से ध्यान देंगे। एक ही तरफ से करने से बस काम नहीं होगा कि हम केवल पढ़ते जाएं, खुद पे ध्यान ना दें। हर एक तरफ से आपको मजबूत बन के ही संघर्ष करना पड़ेगा और वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे पहुँचने के बाद ही मेन मकसद हमारा पूरा होगा। ठीक है, तो आप लोग इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान देंगे जो भी पढ़ना चाहता है। और वही मेरा कहना है हमेशा से कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है। जिसको पढ़ना है ऑनेस्टी के साथ पढ़ेगा, वो ऐसे वैसे नहीं करना है कि टाइम पास करना है। ठीक है, वो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए फिर नहीं है। ठीक है, उसी के लिए है जो सच में ऐसा कुछ करना चाहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको न्यूज़पेपर का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसका बुक आप लोग ले लेंगे, उसमें से हर रोज़ आप क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे। एक बार क्वेश्चन पैटर्न जो है वो समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी किस टाइप का क्वेश्चन देती है, और वो क्या सोच के, क्या समझ के देती है, वो क्या जानना चाहती है आपसे। ये सारा चीज़ आप लोग समझने का प्रयास करेंगे और आंसर राइटिंग करते रहेंगे। और लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर आप लोग डेली बाय डेली देखते रहेंगे। और हाँ, जो पिछला न्यूज़पेपर रहेगा वो हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जिसको करना है वो डेली बाय डेली अपना न्यूज़पेपर देखते रहेगा। ये मत सोचिएगा कि वो पीडीएफ का लिंक हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि न्यूज़पेपर तो डेली बाय डेली चेंज ही होता रहता है ना, नया आता रहता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे आप लोग विशेष ध्यान देंगे। और जो भी मैगजीन वगैरह होगा वो भी आपको प्रोवाइड ही कराया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोग तैयारी ऑनेस्टी के साथ करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो भी वीडियो बनाया जाएगा, जो भी 10-12 घंटे बाद बनाया जाएगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप उसका आंसर राइटिंग जरूर करेंगे। धन्यवाद।